नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन काल में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रभाव के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव था वहां पर। तो अगर देखें तो यहाँ मैंने दो पार्ट में कर दिया, इंग्लिश और हिंदी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले धर्म का कानून पर गहरा प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन लॉ। मध्यकालीन काल में धर्म यानी रिलीजन राजनीतिक और कानून दोनों पर हावी था। उस समय कानून को ईश्वर की इच्छा मतलब विल ऑफ गॉड माना जाता था। राज्य और राजा दोनों ही यह मानते थे कि धर्म के आदेश ही न्याय का स्रोत है। कानून को नैतिकता और पाप से जोड़ा गया, यानी कि अगर कोई पाप करता है तो वह सिर्फ धार्मिक अपराधी नहीं बल्कि कानूनी अपराधी भी माना जाता था। इस प्रकार धर्म और कानून एक दूसरे के पूर्वक बने थे उस समय। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, चर्च कैनन लॉ। तो इसमें क्या था कि चर्च कैनन लॉ और इस्लामिक शरिया लॉ का विकास हुआ इसी युग में। और इस युग में जो दो बड़े आधार बने, ईसाई धर्म के और इस्लामिक धार्मिक ग्रंथों का विकास हुआ। और इसके बेसिस पे चर्च कैनन लॉ ने यूरोप के राजाओं को यह सिखाया कि युद्ध और संधियां एक नैतिक आचरण बनाए रखने के लिए है। शरिया लॉ ने न्याय, समानता और शांति पर जोर दिया। इस्लामिक न्यायविदों ने इन सब नियमों को जो जो शरिया लॉ में थे उनके माध्यम से युद्ध और शांति के लिए कानून बनाए। अब बात करते हैं जस्ट वॉर थ्योरी की, यानी न्याय संगत युद्ध सिद्धांत के बारे में। इस काल में दो महान विचारक उभरे। एक थे सेंट अगस्टाइन और दूसरे थे सेंट थॉमस एक्विनास। तो इन लोगों का मानना यह था कि हर युद्ध गलत नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, हर युद्ध गलत नहीं होता, लेकिन युद्ध तभी न्याय संगत है जब उसका उद्देश्य शांति स्थापित करना हो। यानी यदि कोई युद्ध स्वयं की रक्षा या अन्याय रोकने के लिए लड़ा जाए तो वह जस्ट वॉर कहलाएगा। अब ये जो सिद्धांत इन्होंने बताए वो आज भी लागू हैं। उसी को मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बनाया गया। अब कोई भी वॉर होती है तो जब किसी ने फर्स्ट वॉर किया तो दूसरा वॉर करने जाता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी रक्षा के लिए किया है। तो ये आज भी आपको देखने को मिलता है। अब चौथा पॉइंट है, यहाँ चर्च की सर्वोच्चता और पोप का प्रभाव के बारे में बात करी गई। इस युग में, इस समय में कहें तो चर्च का प्रभाव बहुत बड़ा था। पोप को धर्म और राजनीति दोनों का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। राज्य अक्सर चर्च की अनुमति से युद्ध करते थे या संधियां करते थे। इससे यह विश्वास और मजबूत हुआ कि न्याय और कानून का आधार ईश्वर की इच्छा है, यानी जो पोप कहेगा वो ईश्वर की इच्छा है। तो उस संधि और युद्ध ईश्वर की इच्छा से हो रहा था, ऐसा माना जाता था, ऐसा किया जाता था। अब पांचवें पॉइंट पे आते हैं, कूटनीति और दूतावास प्रणाली का आरंभ। तो यहाँ पर राज्यों के बीच संचार और सहयोग के लिए दूतों की नियुक्ति शुरू हुई। इससे पहले दूत हो जाते थे मगर अब नियुक्तियां शुरू हो गई थी। इन दूतों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा दी जाती थी। यह प्रणाली अगर देखें तो आज भी यानी मॉडर्न डिप्लोमेसी का आधार बनी हुई है, जहाँ पे हम कई सारे कन्वेंशन देखते हैं कि मॉडर्न डिप्लोमेसी में कैसे जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है कैसे दी जाती है। और छठा पॉइंट है लास्ट में, युद्ध युद्ध में निर्दोषों की रक्षा करना। तो इसमें इस समय क्या हुआ कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अगर ये नुकसान पहुंचाते हैं तो इसे पाप और अपराध दोनों माना जाता था। तो युद्ध बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार की परंपरा शुरू हुई इसी समय से, जो आगे चल करके जिनेवा कन्वेंशन 1864 और शायद 1949 का आधार बनी। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि जो मिडेवल टाइम था,
जो मध्यकालीन काल में धर्म, नैतिकता और न्याय संगत युद्ध, जो बोल्ड में मैंने लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, के सिद्धांतों ने अंतरराष्ट्रीय कानून की नैतिक और मानवीय नींव तैयार कर दी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ के जो फादर हैं हुगो ग्रोटियस, वो क्या कहते हैं और किस तरह से आगे उनके विचार डेवलप होते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और लखनऊ लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक काल में इंटरनेशनल लॉ का विकास कैसे हुआ और जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं उनका क्या योगदान रहा। धन्यवाद।